नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो घटना है, ये घटना आज तक आपने जो भी वारदातें सुनी होंगी, किसी न किसी वारदातों में किसी न किसी उद्देश्य के लिए उस घटनाक्रम को किया गया होगा। लेकिन आज की घटनाक्रम में एक निर्दोष लड़की की हत्या सिर्फ अंधे प्यार की वजह से हो जाती है। आज की घटना पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गोरखपुर, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का क्षेत्र भी कहा जाता है। गोरखपुर के मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक कॉलोनी है, कमलेशपुरम कॉलोनी। कमलेशपुरम कॉलोनी में रहने वाला राम प्रकाश दुबे का परिवार, राम प्रकाश दुबे के परिवार में उनकी 22-23 वर्षीय लड़की रहती थी, जो कि 10 जून 2011 को अपने घर से मार्केट जाने के लिए बताकर घर से निकलती है। जब वो घर से निकलती है तो घर वाले निश्चिंत होते हैं, लेकिन निकलने के बाद 3-4 घंटे बीत जाते हैं, वो घर वापस नहीं आती है। तो परिवार वाले ढूंढना शुरू करते हैं, इधर उधर रिश्तेदारों को भी फ़ोन में लगाते हैं और अगल बगल मोहल्ले में भी पूछताछ करते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाता है। जब टाइम ज़्यादा हो जाता है, 6-7 घंटे के बाद भी किसी प्रकार का कोई पता नहीं चल पाता है, तो ऐसे में फिर घर वाले नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। गुमशुदगी दर्ज होती है तो उसका हुलिया पूछा जाता है। हुलिया के आधार पर कि 23 वर्षीय युवती थी, नाम था शिखा दुबे। शिखा दुबे गोरी थी, सुंदर थी, लंबाई 5 फीट 3 इंच थी। ऐसा हुलिया जो भी पुलिस अपने तरीके से पूछती है, उस हुलिया के आधार पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है और पुलिस शिखा को ढूंढना प्रारंभ कर देती है। जब शिखा को ढूंढा जा रहा था, तब तक ही पुलिस को सूचना मिलती है कि गोरखपुर से जब कुशीनगर जाया जाता है तो कुसमुही का एक जंगल है, वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुँचती है तो देखती क्या है कि 22-23 वर्षीय नवयुवती की लाश है। तो पुलिस को लगता है हो सकता है ये शिखा दुबे हो, तो ये उनके परिवार को अवगत कराया जाता है। परिवार वाले वहाँ आते हैं और परिवार वाले जब लाश को देखते हैं तो वो शिखा दुबे की ही पुष्टि कर देते हैं, क्योंकि शिखा दुबे की जैसे ही वो कपड़े पहने हुए थी, वैसे वही चप्पल वहीं पर पड़े हुए थे और शिखा दुबे जो काला वाला धागा बांधती थी, वो धागा भी उसके हाथ में बंधा हुआ था। लेकिन चेहरे को इतना ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। तो पुलिस पंचनामा भर के लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम के बाद लाश परिवार वालों के सुपुर्द कर दी जाती है। परिवार वालों को कहीं से भी कोई शंका पैदा नहीं होती है, सभी लोग रोते पीटते हैं, लेकिन रोने पीटने के बाद उसको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। अब पुलिस उनके परिवार वालों से पहले ही पूछ चुकी थी कि इस घटनाक्रम में कौन शामिल हो सकता है, तो उसके परिवार के पिताजी राम प्रकाश दुबे जी बिना किसी देर किए हुए बताते हैं कि इस घटना को कहीं ना कहीं मेरे घर के पड़ोस में रहने वाला दीपू यादव ने ही इसको कहीं ना किया है। जब दीपू यादव का नाम बताया जाता है तो पुलिस दीपू यादव की जांच पड़ताल शुरू करने के लिए उसके घर जाती है। तो पता चलता है कि दीपू यादव जिस दिन से शिखा गायब है, उस दिन से दीपू यादव भी गायब है। ऐसे में बहुत पुलिस का जो शक होता है वो पूर्ण रूप से गहरा हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस वारदात में दीपू की संलिप्तता है। ऐसे में पुरानी प्रक्रिया के अनुसार जो पुलिस अपने जांच पड़ताल में यूज करती थी, पुलिस उनके दोस्तों को उठाती है, दीपू यादव के। जब दीपू यादव के दोस्तों को उठाया जाता है, कम से कम 50 दोस्तों को उठाती है, उसमें से 1 या 2 दोस्तों द्वारा ये पुष्टि की जाती है कि वो सोनभद्र जाया करता था और सोनभद्र में
वो इस समय रह रहा है। तो जब दोस्तों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होती है तो सोनभद्र में यहाँ की पुलिस वहाँ की पुलिस के माध्यम से सोनभद्र में उसको ढूंढना प्रारंभ करती है। धीरे धीरे नंबरों के माध्यम से, लोकेशन के माध्यम से, कॉल ट्रेसिंग के माध्यम से उसके घर का पता चल जाता है। जब वह घर पहुंचती है पुलिस तो दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद एक महिला दरवाज़ा खोलने आती है। जब महिला को पुलिस देखती है तो वो आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि महिला कोई और नहीं, जिस मृत्यु के लिए, जिस हत्या के लिए पुलिस दीपू यादव को ढूंढ रही थी, वही महिला वहाँ जीवित अवस्था में खड़ी हुई थी, यानी कि शिखा दुबे। शिखा दुबे को पुलिस इसलिए पहचान जाती है क्योंकि जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी तो उसकी फ़ोटो भी थाने में दी गई थी। थाने की पुष्टि से ये पता चल जाता है कि शिखा दुबे तो जीवित है। तो अगर शिखा दुबे जीवित है तो वहाँ पर जो जंगल में लाश पाई गई थी मृत अवस्था में, वो कौन थी? अब पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है। दोनों लोगों को गाड़ी में बिठाया जाता है और सोनभद्र ज़िले से गोरखपुर लाया जाता है। जब गोरखपुर लाया जाता है तो पुलिस या पूछताछ के बारे में आप लोग बहुत विस्तृत से जानते हैं। जैसे ही दीपू यादव के ऊपर पुलिसिया पूछताछ का प्रथम पहाड़ शुरू होता है, उतने में ही वो टूट जाता है। और टूटने के बाद जो घटनाक्रम सामने आता है वो इस प्रकार है। वो बताता है कि 18 अप्रैल सन 2011 को हम दोनों ने शादी कर ली थी, क्योंकि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में साथी में पढ़ा करते थे। शिखा भी मुझे चाहती थी, मैं शिखा को चाहता था, मेरा दोनों का प्यार था। शिखा ने अपने परिवार में बताया था कि मैं दीपू से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन इनके परिवार वाले राजी न थे। ऐसे में मुझे लगता था कहीं इसकी शादी ना हो जाए, इसलिए दोनों लोगों ने निश्चय किया और 18 अप्रैल को हम लोगों ने चोरी से शादी कर ली थी। शादी के बाद हम दोनों लोग साथ रहना चाहते थे, लेकिन मुझे शिखा को और मुझको भी डर था कि अगर हम लोग यहाँ से भाग कर जाएंगे तो पुलिस के पास FIR दर्ज की जाएगी, फिर पुलिस हम लोगों को पकड़ लेगी, शिखा को उसके घर छोड़ देगी और हमको जेल भेज दिया जाएगा। ऐसे में हम लोग साथ भी नहीं रह सकते थे और साथ रहना भी चाहते थे। तो मैं भी परेशान रहता था, शिखा भी परेशान रहती थी। ऐसे में एक दिन ये मैंने समस्या अपने दोस्त सुग्रीव यादव को बताई। सुग्रीव यादव जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है और ट्रक भी चलाने का काम करता है। तो सुग्रीव यादव ने मुझे एक सलाह दी कि एक लड़की को मैं जानता हूँ जिसका नाम पूजा है, वो सोनभद्र में रहती है, गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती है और उसको नौकरी की तलाश है। उसकी कद-काठी, उसका चेहरा, रंग रूप, बॉडी की बनावट पूरी शिखा से मैच करती है। क्यों ना उसको हम यहाँ नौकरी के बहाने बुलाते हैं और नौकरी का लालच देकर हम उसको मार देंगे और दिखा दिया जाएगा कि शिखा मर गई है। जब परिवार वाले समझेंगे कि शिखा मर गई है तो उसका अंतिम संस्कार कर देंगे, कोई जान ही नहीं पाएगा और हम लोग आराम से अपनी अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे, अपना परिवार बढ़ाएंगे। ऐसा प्लान सुग्रीव के बताए अनुसार हम लोगों को भी अच्छा लगता है, वैसा ही किया गया। सुग्रीव जब 9 तारीख को सोनभद्र गया था तो वहाँ से वो पूजा नाम की लड़की जो गरीब परिवार से थी, उसकी एक 3 साल की बच्ची थी, लेकिन उसके पति की मृत्यु हो गई थी और घर में परिवार चलाने वाला कोई नहीं था। तो वो नौकरी के लिए आती है। जब नौकरी के लिए आती है तो अपनी लड़की को, जो 3 साल की उसकी लड़की थी, वहाँ अपने रिश्तेदार माँ बाप के पास छोड़कर यहाँ गोरखपुर में ये लोग उसको 3000 रुपये का प्रलोभन देते हैं नौकरी के लालच में आती है। ट्रक पर ही बैठकर सुग्रीव उसको लाया था। लाने के बाद कुसमुही के जंगल की तरफ ले जाता है। ट्रक को थोड़ी दूर पे खड़ा कर देता है कि ट्रक के निशान कहीं दूर दूर तक लाश से अगल बगल ना आए। जब वह कुसमुही के जंगल में पहुंचता है तो सर्वप्रथम मुझको फ़ोन मिलाता है। उसी दिन शिखा भी अपने घर से निकली थी, यानी कि 10 जून 2011। फिर हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और उसका पीछे से गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद शिखा, जो पहले ही नए कपड़े लेकर आई थी,
वो नए कपड़े पहन लेती है और अपने पुराने कपड़े पूजा को पहना दिए जाते हैं और पूजा के कपड़ों को जला दिया जाता है। और कोई पहचान न पाए इसलिए सुग्रीव अपने ट्रक से बड़ा वाला बेलचा निकाल लाता है और बेलचे से उसके चेहरे पर बहुत प्रहार किया जाता है, उसका पूरा चेहरा क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, जिससे लाश की पहचान न हो सके, सभी लोग यही माने कि पूजा ही शिखा है। ऐसे में मारने के बाद सुग्रीव अपने काम पर चला जाता है और हम और शिखा सोनभद्र में रहने लगते हैं। पुलिस दोनों लोगों के बयानों को दर्ज करती है। बयानों को दर्ज करने के बाद कॉल डिटेल के माध्यम से, लोकेशन के माध्यम से, फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से और समस्त साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए शिखा और दीपू यादव, सुग्रीव यादव और उसका खलासी जो वो भी वहाँ उस लाश में उसकी मदद किया था, उस हत्या में उसने मदद किया था, जिसका नाम बलराम था। इन चारों लोगों को धाराओं के अंतर्गत जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद अभी तक जो इस केस की पुष्टि है उसमें 3, 5, 6 साल बाद अभी कुछ समय पहले उनकी ज़मानत हो जाती है, जिसमें वो दोनों लोग अब एक साथ नहीं रहते और दोनों ने अपना अलग अलग जीवन बसा लिया है। शिखा ने अलग शादी कर ली है, सुग्रीव ने अलग शादी कर ली है। और लेकिन ये घटना, आदमी प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि वो उसके दूसरे की भी जान लेने में जरा सी भी हिचक नहीं आती। अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए वो दूसरे को भी आसानी से हत्या के रास्ते पहुंचा देता है। एक लड़की जो अपना शादी करने के लिए गरीब परिवार की लड़की की हत्या कर देती है, ये घटना पूरे गोरखपुर को हिला के रख दिया था। जिसने भी सुना वो एक बार सोचने पर मजबूर हो गया। तो मेरा ये मानना है कि जो भी लड़की पढ़ी लिखी होने के बाद प्यार के चक्कर में पड़ती हैं, झूठे प्यार के चक्कर में पड़ती हैं, अपने परिवार की, अपने माता पिता की शान को नीचा गिराने का प्रयास करती हैं, सामाजिकता को गिराने का प्रयास करती हैं, वो ऐसा ना करें। क्योंकि और करें तो किसी की हत्या जैसा जुल्म का शिकार ना हो, क्योंकि ऐसे में वो समाज की नज़रों में भी गिरती हैं और खुद की नज़रों में भी गिर जाती हैं। इतना घृणित कृत्य, बहुत ही घृणित कृत्य था, क्योंकि वो सुंदर सी दिखने वाली शिखा दुबे के अंदर एक शैतान, वो जरा सा भी नहीं हिचक जाती एक गरीब परिवार की लड़की की हत्या करने में। इसीलिए कहा गया है कि प्यार अंधा होता है और उस अंधे ब्लाइंड प्यार में किसी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, दूसरों को भी जागरूक करते रहें। और अगर शिखा दुबे हत्याकांड 10 जून 2011 आपको अच्छा लगा हो, आपकी इसकी कहानी से आपको कुछ जागरूकता पैदा हुई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।